नमस्कार मित्रों, ज्ञानशाला एकेडमी में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि किस प्रकार फ्रांसीसियों को हराकर और फिर बंगाल पर विजय कर कर अंग्रेज एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति भारत में बन चुके थे। लेकिन दक्षिण में उनकी राहें इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि दक्कन में एक महत्वपूर्ण शक्ति मराठा और थोड़ा और दक्षिण में अगर हम जाएं तो एक महत्वपूर्ण शक्ति मैसूर थी, जो अंग्रेजों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा करने वाली थी। जब हम मैसूर की बात करते हैं तो मैसूर में दो महत्वपूर्ण शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान वो व्यक्ति थे जो अंग्रेजों को दांतों तले चने चबवा देते हैं। इस लेक्चर में हम अंग्रेजों के इसी मैसूर के साथ संघर्ष को देखेंगे। और जहां तक बात है मैसूर, हैदर अली और टीपू सुल्तान की, तो देखिए भारत एक खोज में नेहरू जी इसी बात को कह रहे हैं कि दक्षिण में किस प्रकार हैदर अली और टीपू सुल्तान अंग्रेजों की गले की हड्डी बन गए थे। फ्रांसीसियों को हराकर, मैदान से भगाकर और बंगाल पर कब्जा जमाने के बावजूद दक्षिण में अंग्रेजों को बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। मैसूर के हैदर अली उनके सख्त मुखालिफ थे। हैदर अली एक गैर मामूली इंसान था जिसने काबिल जिक्र किरदार निभाया। उसे हिंदुस्तानी कौमियत का एहसास था, वो दूरअंदेश था, इसलिए उसे औरों से पहले अंग्रेजों की बढ़ती ताकत से खतरे का एहसास हुआ। 1769 में ऐन मद्रास की फसीलों के छाए तले हैदर अली ने अपने हक में अंग्रेजों से एक समझौते को मंजूर करवाया और उसकी मौत के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान अंग्रेजों को बदन में फंसे कांटे की तरह सताता रहा। चलिए बात करते हैं मैसूर की। मैसूर पहले विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था और 1565 में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को बहमनी सल्तनत ने हरा दिया था। देखिए ये है विजयनगर साम्राज्य। हाँ, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य से छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। जब तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य हार गया था उसके बाद की बात है। और इन्हीं जो छोटे छोटे राज्यों में से एक महत्वपूर्ण राज्य उभर के आया था जिसे मैसूर के नाम से जाना जाता है। देखिए यहां पर वही जो विजयनगर साम्राज्य था उसी साम्राज्य में से मैसूर साम्राज्य निकल के आता है। तो अगर मैसूर के हम शासकों की बात करें तो मैसूर पर वाडियार वंश का शासक था। इस वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज वोडियार था, जिसका शासनकाल 1734-1766 ईस्वी तक था। इसके शासनकाल में जो वास्तविक सत्ता थी वो दो मंत्रियों देवराज और नंजराज के हाथों में केंद्रित हो गई थी। और यही जो नंजराज है उसी का एक अधिकारी था हैदर अली, जो बाद में बनता है मैसूर का शासक। ये वस्तुतः एकमात्र सैन्य अधिकारी था, हाँ, लेकिन निश्चित ही बहुत ही योग्य व्यक्ति था और बहुत ही गुणों से भरपूर था। बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर नंजराज ने इसे कुछ महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया था। और यह वह समय था जब मैसूर में जो सत्ता थी वो बहुत ज्यादा स्थिर नहीं थी, क्योंकि मराठा लगातार मैसूर पर आक्रमण किया करते थे। इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए हैदर अली ने नंजराज के बाद मैसूर की सत्ता पर कब्जा कर लिया और हैदर अली का कद बढ़ता चला गया। अब अगर हम हैदर अली की बात करें तो हमने पहले ही बताया कि ये पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन हाँ बहुत ही योग्य सेनापति था, साथ ही एक बेहतर कूटनीतिज्ञ भी था। इसने विदेशी तरीकों से अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया। एक्चुअली जो डिंडीगुल, जहां पर नंजराज ने इसे शुरुआत में अधिकारी बना के रखा था, वहां पर इसने फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार भी बनवाया था। और यहीं से, यानी कि जो सेना का आधुनिकीकरण जो करता है फ्रांसीसियों की मदद से, यहीं से अंग्रेजों की आंख में खटकने लगता है। अगर इसकी अन्य उपलब्धियों की बात करें तो ये पॉलीगरों को हराना शुरू करता। पॉलीगर एक्चुअली वो जो क्षेत्र है दक्षिण का, वहां पर छोटे छोटे जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उन्हें पॉलीगर कहा जाता था। इनकी खुद की अपनी सेना भी होती थी और ये शासक को जरूरत पड़ने पे अपनी सेना द्वारा सहायता देते थे। तो ये पॉलीगर प्रायः छोटे छोटे क्षेत्र पे अधिकार भी करना चाहते थे। तो इन्हीं को हराता है हैदर अली। हम आगे देखेंगे टीपू सुल्तान भी इन पॉलीगरों से लगातार उलझता रहता है, तो हैदर अली ने भी इन पॉलीगर को हराया। साथ ही उस वक्त कमजोर हुए जो मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम, क्योंकि याद करिए मराठा साम्राज्य 1761 में पानीपत के युद्ध में हार रहा है और 1761 में ही मैसूर राज्य की सारी शक्तियां हैदर अली के हाथ में आ रही। तो उस समय मराठा साम्राज्य की जो थोड़ी कमजोरी थी उसका फायदा उठाते हुए इसने कुछ हिस्से मराठा साम्राज्य के भी लेने चाहे और हैदराबाद के निजाम की बहुत सी जमीन भी इसने ले ली थी। अब यहीं से वो राइवलरी शुरू होती है
जिसका लाभ अंग्रेज उठाएंगे वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर हम हैदर अली की बात करें तो हम ये पाएंगे कि अपने पूरे जीवन काल में ये मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम से उलझता रहता है, और यही कारण है, इसी राइवलरी का फायदा अंग्रेज आगे उठाते भी हैं। और पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जिसमें तो हैदर अली जीतता है, लेकिन जहां तक दूसरा मैसूर आंग्ल युद्ध होता है उसमें हैदर अली मारा जाता है। तो इस प्रकार से ये तो थी हैदर अली की कहानी। अगर हम अंग्रेजों की मैसूर पर विजय की बात करें तो उससे पहले अगर हम बात करें मैसूर क्षेत्र की, तो आप ये देखेंगे कि ये जो मैसूर क्षेत्र का एरिया है ये बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। एक तो ये मराठा साम्राज्य और हैदराबाद जैसे और कर्नाटक रीजन के बीच में आ रहा है, और अगर आप दक्षिण में थोड़ी और बात करें तो त्रावणकोर से भी इसकी सीमा लगी हुई है। अभी हम आगे देखेंगे भी किसी भी राज्य की जो भी इसके समीपवर्ती राज्य हैं किसी से भी इनकी अच्छी नहीं बनती, और इसी का दुष्परिणाम होता है कि चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा होने की वजह से मैसूर अंततः अंग्रेजों से हारता है। लेकिन हम अभी बात कर रहे थे मैसूर के क्षेत्र की, तो मैसूर का जो एक क्षेत्र है जो आप ध्यान से देखेंगे वस्तुतः वो रायचूर दोआब के आसपास पाया जाता है। रायचूर दोआब ये जो तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का जो फर्टाइल रीजन है उसे रायचूर दोआब कहा जाता है, जिसे आप ज्योग्राफी में देखेंगे भी। ठीक है, तो ये जो एरिया है बहुत ही फर्टाइल था। साथ ही आपको पता होगा ये वही एरिया जहां कोलार की सोने की खान पाई जाती है, यही वो एरिया है जहां पे चंदन के बहुत से जंगल पाए जाते हैं। याद आ रहा है आपको वीरप्पन, ये वही क्षेत्र है जहां पे वीरप्पन पाया जाता था जो चंदन का बहुत बड़ा तस्कर था। समझ रहे हैं? तो ये जो चंदन था तो ये तो पहले से भी था, यानी कि यहाँ पे सोने की खदान है, यहाँ पर चंदन पाया जा रहा है। साथ ही अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पे विकसित मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, क्योंकि सिल्क और हैंडलूम के लिए तो प्रसिद्ध आज भी कर्नाटक मलबरी सिल्क का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। और ये जो मलबरी सिल्क है उसका जो मेन उत्पादन है जो कर्नाटक का वो मैसूर क्षेत्र में ही आता है। और आज भी अगर सिल्क प्रोडक्शन में कर्नाटक नंबर 1 है तो उसमें कहीं ना कहीं इस मैसूर रीजन का योगदान है। साथ ही अगर हम ये बात करें तो मालाबार तट से लगे होने के कारण इस रीजन में बहुत अच्छे पोर्ट भी पाए जाते हैं, जिससे समुद्री व्यापार करना आसान हो जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो पूरा क्षेत्र है, जो मैसूर का पूरा क्षेत्र है, ये चाहे कृषि के दृष्टि से देखा जाए, चाहे विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से देखा जाए, चाहे व्यापार की दृष्टि से देखा जाए, सभी दृष्टियों से बहुत ही शानदार ये भूमि थी। तो निश्चित ही अब इस पर तो अंग्रेजों की आंख लगनी ही थी। साथ ही आप ये भी देख रहे हैं कि जो रीजन है ये मराठाओं और हैदराबाद जैसे शक्तिशाली राज्यों से घिरा भी है, और साथ ही इन शक्तिशाली राज्यों से इसकी राइवलरी भी चल रही है। तो ऐसे में इस राइवलरी का फायदा उठा के, ये जो प्रतिद्वंदिता था इसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने मैसूर पर आधिपत्य कर लिया। जैसे आपने पुरानी एक कहानी सुनी होगी कि 2 बिल्लियों की लड़ाई का फायदा उठा लिया एक बंदर ने, तो यहां तो 3-3 बिल्लियां थीं, यानी मैसूर, मराठा और हैदराबाद। और अगर थोड़ी और आगे बढ़ जाए तो दक्षिण में त्रावणकोर से भी मैसूर की राइवलरी थी। तो यहाँ 4 बिल्लियों की जो लड़ाई थी उसका फायदा उठा ले गया अंग्रेज रूपी बंदर। तो अगर अंग्रेजों की मैसूर पर विजय की बात करें तो अंग्रेजों पर मैसूर पर विजय करने के लिए 4 युद्ध लड़ने पड़े थे। कुल 4 युद्ध लड़ने पड़े। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1766 से 1769 के बीच में। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है 1780 से 1784 के बीच में। वहीं तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो 1789 से 1792 के बीच में। और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में होता है। अगर पहले युद्ध की बात की जाए तो उसमें हैदर अली जीतता है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वस्तुतः अनिर्णित स्थिति में छूटता है। तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें टीपू सुल्तान की बहुत जबरदस्त हार होती है और श्रीरंगपट्टनम की जो महत्वपूर्ण संधि होती है इसी दौरान में। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, इसमें मैसूर का पतन हो जाता है और टीपू सुल्तान मारा जाता है। ये पूरी कहानी होती है आंग्ल मैसूर राइवलरी की। अब हम आते हैं प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की तरफ। अगर हम मैसूर की बात करें, मैसूर की जो राइवलरी थी हैदराबाद के निजाम और मराठाओं के साथ चल ही रही थी, क्योंकि ये जो तीनों ही थे ये दक्कन की महत्वपूर्ण शक्तियां थीं। और अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो हम ये देख ही आए थे कि किस प्रकार तृतीय कर्नाटक युद्ध के पश्चात वह भी इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गए थे। ऐसे में जो मैसूर
से उनकी भी एक तरह से प्रतिद्वंदिता हो गई थी। और हमने वहां पे देखा था कि किस प्रकार से हैदर अली ने डिंडीगुल में जो शस्त्रागार बनाया था फ्रांसीसियों के सहयोग से, तो फ्रांसीसियों से समीपता मैसूर की जो थी ये भी अंग्रेजों को खटक रही थी। तो ऐसे में अंग्रेजों ने पहले से चले आ रहे इस त्रिकोणीय जो संघर्ष था उसका लाभ उठाया। जैसे कि हमने बात की थी, दो बिल्लियों की लड़ाई का लाभ उठा लिया बंदर ने। अब आते हैं अंग्रेजों पर। अंग्रेजों की जो स्थिति थी वो प्लासी और बक्सर में भारत की प्रमुख शक्तियों को हरा देने के बाद बहुत बढ़ गई थी। अंग्रेजों का जो आकार था बहुत बढ़ चुका था अब तक, अगर एक राजनीतिक शक्ति के रूप में हम बात करें तो। एक तरफ तो अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति बढ़ चुकी थी, साथ ही अब उनकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ चुकी थी और अब उनकी नजर उत्तरी सरकार क्षेत्र में थी। देखिए, जो उत्तरी सरकार का जो क्षेत्र है ये आपको मैप में दिखाई पड़ रहा होगा। उत्तरी सरकार क्षेत्र उनके लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि आपको पता होगा कि बंगाल और मद्रास में अंग्रेजों के दो महत्वपूर्ण किले थे, परंतु थल मार्ग से ये इलाके जुड़ते नहीं थे। इसलिए अंग्रेज को इस इलाके जो उत्तरी सरकार क्षेत्र है ये वस्तुतः जो इनका मद्रास का जो इनका किला था और बंगाल के क्षेत्र को जोड़ने के लिए ये थल मार्ग की तरह काम करता था, तो इसलिए इस पे आधिपत्य जमाना चाहते थे। अतः उन्होंने हैदराबाद के निजाम पर दबाव बनाकर एक क्षेत्र ले लिया और निजाम को आश्वासन दिया कि मैसूर के खिलाफ युद्ध में निजाम की ये हेल्प करेंगे। और वहीं अगर हम बात करें हैदराबाद के निजाम और मराठाओं के बीच में पहले से मैसूर के विरुद्ध अलायंस बना हुआ था क्योंकि इन दोनों को मैसूर से भय था। तो अंग्रेजों को लगा कि अब तो हम इस अलायंस में हम दो नहीं बल्कि तीन लोग हैं, और अंग्रेजों को लगा कि तीनों मिलकर मैसूर को हथिया लेंगे। लेकिन होता यह है कि हैदर अली को अंग्रेजों की इस चाल की भनक मिल जाती है। तो पहले उसने मराठाओं को समझाया कि भाई क्यों हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं, और इस तरह से उसने कूटनीति से इस त्रिकोणीय अलायंस में से मराठाओं को बाहर कर लिया। हालांकि इस प्रयास में उसे उत्तरी मैसूर का कुछ हिस्सा मराठाओं को देना पड़ा था। फिर वो हैदराबाद के नवाब को भी अपनी तरफ मिला लेता है, क्योंकि याद करिए जो उत्तरी सरकार का जो क्षेत्र हैदराबाद के नवाब से अंग्रेज लेते हैं वो सहजता से हैदराबाद के नवाब से नहीं लेते हैं बल्कि उन पे दबाव डाल के लेते। तो हैदराबाद का नवाब कहीं ना कहीं नाराज तो था ही अंग्रेजों से। तो इसी बात का फायदा उठाकर हैदर अली ने हैदराबाद के नवाब को भी अपने से मिला लिया, यानी कि इस गुट में से हैदराबाद का नवाब भी निकल गया। अब अंग्रेज तो हतप्रभ रह गए क्योंकि उनका दायरा तो बहुत सिकुड़ गया। पहले तो उन्हें लग रहा था कि हम तीन लोग हैं, अब वो अकेले रह गए। यही नहीं, हैदर अली एक काम और करता है। हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर वो अंग्रेजों का जो मित्र राज था कर्नाटक, याद करिए अंग्रेजों फ्रांसीसियों की जो राइवलरी हमने पिछले लेक्चर्स में देखी थी, कवर की थी, और ये देखा था कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने कर्नाटक क्षेत्र पे अपने एक पसंदीदा शासक वल्लाजा को बैठा दिया था। यानी कि जो कर्नाटक का क्षेत्र था वो अंग्रेजों के प्रभाव में था। उसी कर्नाटक के क्षेत्र पर हैदर अली आक्रमण कर देता है और एक तरह से वो अंग्रेजों को चैलेंज कर देता है कि हिम्मत हो तो आओ, है हिम्मत तो आ जाओ, आके दिखाओ। चूंकि कर्नाटक अंग्रेजों का मित्र राज था इसलिए अंग्रेजों को उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ना पड़ा। हालांकि इसी समय में एक घटना और बड़ी मजेदार घटती है। हैदर अली की शुरुआत में हार होती है जब अंग्रेज आ जाते हैं, और इसे देख के हैदराबाद का जो निजाम था वो पुनः अंग्रेजों से जाकर मिल बैठता है। परंतु अभी तक अंग्रेजों का सामना कूटनीतिज्ञ हैदर अली से हुआ था, जिसने पहले मराठाओं को अपनी तरफ मिलाया था और बाद में हैदराबाद के नवाब को। लेकिन अब जो सामना होने जा रहा था अंग्रेजों का वो सेना नायक हैदर अली से, और हैदर अली ने एक बार पुनः ये जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध है उसे जीतना शुरू किया और अंग्रेजों को खदेड़ना शुरू किया। यहां तक खदेड़ा कि लगभग वो मद्रास तक पहुंच चुका था और अंग्रेजों को लगा कि अब तो मद्रास हमारे हाथ से जाने वाला है। यानी कि फोर्ट सेंट जॉर्ज उन्हें लगा कि अब हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो आपको पता है अंग्रेजों की वही पद्धति कि जैसे ही उन्हें लगता था कि अब हमारी भीषण हार होने वाली, तुरंत हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे कि सरकार बड़ी गलती हो गई, हमसे तो बड़ा भारी ब्लंडर हो गया। ठीक है, और हैदर अली इस युद्ध में जीतता है और मद्रास के पास हैदर अली की शर्तों पे संधि की जाती है। इसी को मद्रास संधि बोलते हैं। यानी कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है उसमें हैदर अली की विजय होती है और मद्रास संधि की जाती है। ये कभी कभार मिलाने को आता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और मद्रास संधि। ठीक है,
है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की जो समाप्ति होती है मद्रास संधि के माध्यम से होती है। परंतु ये जो युद्ध संधि थी वास्तव में एक विराम संधि थी और कुछ नहीं, क्योंकि ये ज्यादा समय तक मैसूर और अंग्रेजों के बीच में शांति बनाने में सहायक नहीं रही और कुछ ही समय पश्चात आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि बनना शुरू हो गई। होता ऐसा है कि 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, परंतु अंग्रेजों ने मैसूर की मदद नहीं की। जबकि जो मद्रास संधि थी उसमें उस ट्रीटी में एक ये भी शर्त थी कि अगर मैसूर पर कोई भी आक्रमण करेगा, चाहे मराठे चाहे निजाम, तो अंग्रेज मैसूर की मदद करने आएंगे। लेकिन होता क्या है कि 1771 में जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तो अंग्रेज मैसूर की मदद करने नहीं आए और इस बात से हैदर अली बहुत नाराज हुआ और यहीं से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि समझ लीजिए बनना आरंभ हो गई थी। उसी समय एक घटना और होती है। 1779 में हैदर अली अंग्रेजों के विरुद्ध एक संघ की स्थापना करता है जिसमें हैदराबाद के नवाब और मराठों को शामिल करता है, क्योंकि ये दोनों इस समय अब तक 1779 तक यानी 1779 आते आते अंग्रेजों से बहुत नाराज हो गए थे। हैदराबाद का नवाब तो इसलिए नाराज था क्योंकि अंग्रेजों ने जो उत्तरी सरकार का जो क्षेत्र लिया था उसके कुछ हिस्सों का रेंट नहीं दिया था। गुंटूर जैसे जो क्षेत्र आते थे उत्तरी सरकार में, उस हिस्से का रेंट नहीं अदा किया था, इसलिए हैदराबाद का नवाब नाराज था। और अगर हम मराठों की बात करें तो वो भी अंग्रेजों से नाराज चल रहा है, क्योंकि अगले हम लेक्चर्स में जब आंग्ल मराठा जो युद्ध देखेंगे तो वहां देखेंगे और जो राइवलरी देखेंगे वहां देखेंगे जो 1775 के आसपास के समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद की जो स्थिति बन रही है उसमें मराठा भी अंग्रेजों से काफी नाराज हैं। तो उस समय यानी 1779 तक स्थिति ये बनती है कि मैसूर निजाम व मराठों का त्रिगुट बन चुका होता है। इसी समय दूर विदेश में एक और घटना घट रही होती है जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ता है। वो घटना क्या थी? वो घटना ये थी कि अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हो चुका था और फ्रांसीसी जो थे अमेरिकियों का वहां साथ दे रहे थे। याद करिए, भारत में तो फ्रांसीसी हार चुके हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध में लगभग पूर्णतः हार चुके हैं वो अंग्रेजों से। लेकिन जब एक बार फिर अमेरिका में संघर्ष शुरू हुआ तो एक बार फिर अंग्रेजों फ्रांसीसियों का जो भारत में संबंध था वो उसमें फिर से एक बार कटता और भी बढ़ने लगी और इसी कटता की वजह से अंग्रेजों ने फ्रांसीसी पोर्ट माही पर अधिकार कर लिया। ठीक है, जो माही देखिए यहाँ पर जो है दक्षिण में, वहां पे अधिकार कर लिया। और महत्वपूर्ण बात यह थी जो मैसूर राज्य था उसकी अधिकतर सप्लाई गोले बारूद सब इसी माही पोर्ट से ही आते थे। तो इस पर जो अधिकार किया अंग्रेजों ने, इसे हैदर अली ने सीधे सीधे खुद पर आक्रमण माना। तो हैदर अली फिर वही काम करता और आरकोट पर आक्रमण कर देता जो कर्नाटक की राजधानी थी। फिर वही बात याद करिए, जब हीरो को मारना होता है गुंडे को तो गुंडे के पहले सहायक को पकड़ता है। ठीक है, तो वही बार बार हैदर अली कर रहा है। प्रथम हमने आंग्ल मैसूर युद्ध में देखा था और यहां पर भी। तो जैसे ही कर्नाटक या आरकोट पर आक्रमण करता है हैदर अली तो ये सीधे ही चुनौती हो जाती है अंग्रेजों को कि हिम्मत है तो आके दिखाओ, जैसे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हमने देखा था। और अंग्रेजों ने चैलेंज उठाया भी, यानी कि 1780 में जो हैदर अली कर्नाटक पर आक्रमण करता है तो वहीं से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की हम शुरुआत मान सकते हैं। फिर अंग्रेजों ने इसका जवाब देने के लिए अपने दो सेना नायकों, एक उत्तरी सरकार क्षेत्र से कर्नल वेली था और मद्रास से कर्नल हेक्टर मुनरो को अंग्रेज भेजते हैं। लेकिन होता यह है कि कर्नल वेली को रास्ते में टीपू पॉलीलूर में हरा देता और दोनों सेनाओं को मिलने नहीं देता, यानी कि जो दोनों सेनाएं आगे आकर मिलने वाली थी और संयुक्त रूप से अर्काट में आकर, क्योंकि मैसूर अर्काट को घेरे खड़ा था, मैसूर की जो सेना थी हैदर अली की वो अर्काट को घेरे खड़ी थी। तो ये जो संयुक्त सेना उस मैसूर की सेना से लड़ने के लिए आना चाह रही थी, लेकिन वो संयुक्त होने ही नहीं दिया टीपू ने, क्योंकि वो कर्नल वेली को पहले ही हरा देता है। उधर हैदर अली क्या करता है, जो हेक्टर मुनरो की जो सेना थी उसे हैदर अली बुरी तरह आगे बढ़कर हरा देता है और उन्हें भागने पर मजबूर कर देता है। यहाँ की कहा जाता है कि हेक्टर मुनरो तो अपने सब साजो सामान को छोड़ के भागता है, समुद्र में फेंकते हुए आगे बढ़ता है। तो अगर हम सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें, यहां तक तो मैसूर का पलड़ा भारी था, लेकिन अब अंग्रेज में भी एक जो महान शातिर अंग्रेज था जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग, जो उस समय बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, उसने धीरे धीरे करके मैसूर के मित्रों को तोड़ना शुरू
किया। क्यों? हमने देखा था ना कि मैसूर इस समय त्रिगुट संधि में था मराठाओं और हैदराबाद के नवाब के साथ, तो अब उन्हें ये फिर से अलग करने की शुरुआत करता है। कौन? वॉरेन हेस्टिंग। पहले वो निजाम को गुंटूर का क्षेत्र दे देता है, जिसके रेंट को लेकर समस्या बनी हुई थी और जिसकी वजह से हैदराबाद का नवाब नाराज था अंग्रेजों से। ठीक है, तो वो गुंटूर क्षेत्र पुनः वापस कर देता है हैदराबाद के नवाब को। और वहीं मराठाओं से 1782 तक क्या होता है? सालबाई की संधि होती है। इस घटना को हम आंग्ल मराठा युद्ध में देखेंगे कि मराठाओं से भी सालबाई की संधि करके एक मैत्रीपूर्ण माहौल में अंग्रेज आ जाते हैं। तो इस तरह से मैसूर से उनके दोनों दोस्तों को अलग कर लेते हैं अंग्रेज। और उधर 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हो जाती, साइन हो जाती, क्योंकि अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष लगभग खत्म हो जाता है और अमेरिका स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करके। तो फ्रांसीसी भी अब मैसूर की सहायता करने को इच्छुक नहीं रहते हैं। तो ऐसे में इस समय तक हैदर अली बिल्कुल अकेला हो जाता है। और उसी समय बंगाल से एक बहुत महत्वपूर्ण सेनापति चलता है अंग्रेजों का, जिसका नाम था आयरकूट, और वो अकेले पड़ गए हैदर अली को हराना शुरू कर देता है। हालांकि बीच बीच में हैदर अली भी उसे हराता है, लेकिन जो पोर्टिनोवा का एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है जहां हैदर अली की हार हो जाती है और उसके बाद से बात अंग्रेजों के पक्ष में बहुत हद तक चली जाती है। और इसी युद्ध के बाद हैदर अली घायल भी होता है और थोड़े समय बाद 1782 में हैदर अली की मृत्यु भी हो जाती है। हालांकि टीपू सुल्तान इस युद्ध को जारी रखता है और वो भी अंग्रेजों को कई छोटे छोटे युद्धों में हराता है, परंतु कुछ समय बाद स्थिति ये बनती है कि अंग्रेज युद्ध जारी रख पाने की स्थिति में नहीं होते और टीपू भी अंग्रेजों को हराने की स्थिति में नहीं रहता। यानी कि एक तरह से अनिर्णय की स्थिति बन के रह जाती है। 1782 में हैदर अली मरता है, उसके बाद एक अनिर्णय की स्थिति बन के रह जाती है। और इसी अनिर्णय की स्थिति में 1784 में मैंगलोर की संधि होती है और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की इसी के साथ समाप्ति होती है। हालांकि ये जो संधि हुई थी टीपू और मद्रास का जो अंग्रेज गवर्नर मैकार्टनी था उसके बीच हुई थी। इस वजह से बंगाल का गवर्नर जो था वॉरेन हेस्टिंग, देखिए सारी वही लड़ाई लड़ रहा था, आयरकूट को वही भेजता है। मैसूर के जो सहयोगी थे उन्हें भी कूटनीति से वही अलग करता है, यानी कि वो लड़ाई लड़ रहा था लेकिन यहाँ पे संधि कर लेते हैं गवर्नर मैकार्टनी। इस बात से वॉरेन हेस्टिंग नाराज भी बहुत होता है। और याद करिए 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को मुख्य गवर्नर जनरल बना दिया गया, लेकिन अभी भी इन गवर्नर जनरल या इन प्रेसिडेंसीज के क्षेत्रों को, किस क्षेत्र में क्या अधिकार होगा किसका, ये बहुत स्पष्टता से नहीं बताया गया था। इसी का ये परिणाम था कि वॉरेन हेस्टिंग के नाखुशी के बावजूद भी मद्रास के गवर्नर जनरल ने मैंगलोर की संधि कर ली थी और इस तरह से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। अब अगले लेक्चर में हम तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध को देखेंगे, साथ ही हम टीपू सुल्तान को भी समझने की कोशिश करेंगे जिसका भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।